नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, जो स्टूडेंट नहीं भी हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोरोना वायरस का दौर इतने गंभीर रूप से गुजर रहा है। कहीं बेड की कमी हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन की कमी, लोगों की डेथ भी हो रही है। हम 2020 की बात करें तो उसमें डेथ रेट भी कम था, और इसमें डेथ रेट भी ज़्यादा है और केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक दिन में 3.5 लाख के आसपास केसेज आए हुए हैं। तो हम जानेंगे कि कोरोना वायरस में कैसे टेस्ट किया जाता है, आरटीपीसीआर क्या होता है, सिटी वैल्यू क्या होती है, और इसका घर पर हम इलाज कैसे करें। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बात करना, आपके लिए जानना भी कैसे हम टेस्ट करते हैं। बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं जिनके बारे में अभी बात करेंगे कि क्या होता है आरएडीटी, क्या होता है आपका आरटीपीसीआर, क्या होता है फलूदा, क्या होता है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, कैसे हमारे सैंपल कलेक्ट किए किए जाते हैं और हम कैसे टेस्ट करें, घर पे इलाज कैसे करें, क्या होता है ऑक्सीमीटर, और आपकी SpO2 क्या होती है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। SpO2 आपने कई बार नाम सुना होगा। कैसे ये काम करता है, इसकी वेव कैसी होती है, और इसके बारे में भी जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम सीखेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मेरा नाम है हरीश त्रिपाठी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। आप अपना अंगूठा दबाइए और लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आपसे मैं फेस टू फेस रूबरू तो नहीं हो पा रहा हूँ, बट ये वर्चुअल माध्यम से आप मुझे अपने कमेंट्स में, या मुझे आप मेरे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो, और समझते हैं कि कैसे हम कोरोना वायरस पे अपने आप को आइसोलेशन पे रखते हुए हम अपना इलाज कर सकते हैं। हम बाहर नहीं निकलें, अगर जब भी काम हो तो बाहर जाएं। और भारत सरकार ने तो ये भी कह दिया है कि हम 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाएंगे। तो आप जितना जितना हो सके आप सभी लोग वैक्सीन लगवाइए। और शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो, और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या एक एक प्रोसेस से कैसे क्या जांच होगी, क्या होता है कोरोना वायरस। इससे पहले मेरा एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने बताया है कि कोरोना वायरस होता क्या है, इसमें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेडिसिन बनाने में दवा क्यों नहीं बन पा रही है। बहुत सारे पैसे पहलू हैं जिनके बारे में बात कर चुका हूँ। तो आज हम यहाँ पे ये बात, इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आरटीपीसीआर या कोरोना के कैसे कोरोना कोरोना को टेस्ट किया जाता है, कोविड-19 का टेस्ट कैसे होता है। ये सिटी वैल्यू हम बार बार सुनते हैं, सिटी वैल्यू क्या है, हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी, वैक्सीन से क्या होगा, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। लोगों के दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि वैक्सीन से फीवर आता है। तो यहाँ मैं बात करूँगा इन सब पहलुओं पे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो देखिए, ये अगर कोविड के लिए किसी को अगर कोविड हो जाता है तो हम इसका 3 टाइप से टेस्ट कराते हैं। बहुत सारे लोग आरटीपीसीआर आपने नाम सुना होगा, आरएडीटी सुना होगा, जिसे हम एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ मैंने आप अपनी सहूलियत के लिए बोर्ड से कुछ पिक्स को यहाँ पे अपलोड किया है, जिससे आप समझ सकते हैं। पहला होता है हमारा कोरोना टेस्ट के लिए आरएडीटी, जिसे हम एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है आरटीपीसीआर, इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है फ्लूडा, इसे हम FN Cas9 भी कहते हैं। ये जो तीनों हमारी ये हैं सारी चीज़ें, आरएडीटी और ये सारी तीनों चीज़ें, इसमें नोजल स्वैब लिया जाता है। हमारा नोजल स्वैब से हम इसको देखते हैं। और एक होता है हमारा सीरो टेस्ट, इसे हम एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है, या मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप इससे पहले वो वीडियो आप देख सकते हैं, कि हमारे जो कोरोना वायरस है या कोविड-19 है, इसे हम कहते हैं SARS-CoV-2 भी कहते हैं। इसको हम इसे SARS-CoV-2 भी कहते हैं। इसमें ये आरएनए होता है, डीएनए नहीं पाया जाता। तो जिस वायरस में आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, उसको हम रेट्रो वायरस कहते हैं।
उसे हम रेट्रो वायरस कहते हैं, और उसकी दवा बनाना आसान नहीं होती है क्योंकि उसमें डीएनए नहीं होता है। इसीलिए मित्रों इसमें इसकी दवा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम लग रहा है। बेसिकली अभी तो 29 प्रकार की वैक्सीन विश्व में आ चुकी हैं, जिसमें से 3 अपने भारत की हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि आरएडीटी होता क्या है, आरटीपीसीआर क्या होता है। आरएडीटी होता है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं हम कि नोजल स्वाब लेते हैं, इसके बाद टेस्ट करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी किट होती है, एक होती है प्रेगनेंसी किट, उसमें से जब रेड 2 लाइनें आ जाएं, 2 लाइन आ जाए रेड, तो आप समझिए कि हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसकी रिपोर्ट 15 से 20 मिनट टाइम लगता है इसमें, इसको टेस्ट करने में। ये देखिए, अगर इसमें ये कोविड-19 की ये आपकी किट है, कैसे कर सकते हैं, जब ये सिंगल लाइन, आप यहाँ देख रहे हैं सिंगल लाइन, जब भी सिंगल लाइन हो तब आपका नेगेटिव है, और जब यहाँ पे आपको एक और लाइन मिले, 2 लाइनें मिल जाएं, तो आप समझिए कि आप पॉजिटिव हैं। लेकिन ये फाइनल रिपोर्ट नहीं हम कह सकते हैं, इसको हम फाइनल रिपोर्ट नहीं कह सकते हैं। आरटीपीसीआर में क्या होता है, इसमें भी नाक से स्वाब लिया जाता है, आरएनए निकाला जाता है स्वाब लेके आपका। ये थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगता है, 5 से 6 घंटे का टाइम लग सकता है। आरएनए निकालकर जीनोम सीक्वेंस से पहचान की जाती है कि आपके अंदर ऐसा वायरस है या नहीं है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं कि ये फेलुदा क्या होता है। एक फेलुदा एक बंगाल का जासूसी काल्पनिक चरित्र का नाम था फेलुदा। उसके नाम से हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने आरटीपीसीआर का ये अपग्रेडेशन है, अपग्रेडेशन कह सकते हैं इसको, कि आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया है, और ये बंगाल का एक जासूसी काल्पनिक चरित्र के नाम से इसका नाम दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये, इसमें टाइम कितना लगता है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। सस्ता होता है क्योंकि आरटीपीसीआर में हमें 45 रुपये के आसपास देने होते हैं, और इसमें से 500 से 1000 रुपये के बीच में आपका ये टेस्ट हो जाता है। बहुत सारे आपके लैब जो है टेस्ट करते हैं, वो यही टेस्ट करते हैं। आरटीपीसीआर भी होता है लेकिन वो बहुत कम होता है, वो भी लोग होता है, बट फाइनल रिपोर्ट हम इसको भी कह सकते हैं और आरटीपीसीआर भी कह सकते हैं। होता क्या है इसमें भी आरएनए निकालते हैं। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, आरटीपीसीआर की अपेक्षा कम ही लगेगा, क्योंकि आरटीपीसीआर महंगा है और ये सस्ता है। दोनों का जो आपकी फाइनल रिपोर्ट है वो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है कि आरएनए होता है, आरएनए से हम cDNA निकालते हैं। cDNA क्या होता है, ये कंप्लीमेंट्री डीएनए होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंप्लीमेंट्री डीएनए होता है, ये Cas9 प्रोटीन के साथ मिला दिया जाता है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को Cas9 के साथ मिलाया जाता है। कैसे मिलाएंगे इसको, ये हम एक पेपर स्ट्रिप लेते हैं, पेपर स्ट्रिप लेते हैं, और ये पेपर स्ट्रिप आपकी ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके होती है, बाद में उसको मिलाते हैं, तब इसमें डिटेक्ट करते हैं वायरस। ये अप्रैल में ही इस तकनीक का विकास कर लिया गया था, अप्रैल 2020 में ही इस तकनीक का विकास कर लिया गया था हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। तो आप देखिए, एक बार मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये किट होती है। ये तो हो गया आपका कि आप जो मैंने आपको बताया, ये आरएडीटी जिसे हम कहते हैं आपका एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं, और इसमें आरटीपीसीआर का सैंपल जो आपका नाक से स्वैब लिया जाता है, गले से भी लिया जाता है, म्यूकस लिया जाता है, उससे हम आरटीपीसीआर को मैंने आपको यहाँ पे नाम बताया कि आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, पीसीआर मशीन में डाला जाता है इसको म्यूकस लेके, इसके बाद आपका टेस्ट किया जाता है। इसके बाद करें हम सीरो टेस्ट की बात करें तो कंपेयर करें कि आरएडीटी और आरटीपीसीआर और सीरो टेस्ट में क्या अंतर है। आरएडीटी, आरटीपीसीआर और आपका फेलुदा को क्यों टेस्ट किया जाता है, इससे पता लगाया जाता है कि कोरोना है या नहीं है, बट सीरो टेस्ट में कोरोना था या नहीं इसका पता लगाया जाता है। जैसे कि आपको कोविड हुआ और कोविड से आप ठीक हो गए, या आपको नहीं भी हुआ, तो आपका ये सीरो टेस्ट से ये पता चलता है कि आपके अंदर ये वायरस था या टी सेल की मात्रा से पहचानते हैं इसको, क्योंकि इसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है, इसमें आपका म्यूकस सैंपल नहीं लिया जाता है, नाक से आपका स्वैब नहीं लिया जाता है, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो इसमें टी सेल की मात्रा को समझा जाता है। टी सेल क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में हमारी 2 सेल पाई जाती हैं, एक होता है टी सेल, एक होता है बी सेल। रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है, टी सेल करता है। तो इसमें क्या पता करते हैं, इसमें ये समझते हैं कि कोरोना वायरस था या नहीं था, और आरएडीटी, आरटीपीसीआर और आपका फेलुदा में कोरोना है या नहीं है इसका पता लगाया जाता है। इसमें वायरस का नमूना लिया जाता है और इसमें ब्लड सैंपल से
टी सेल की मात्रा को से आपके वायरस को समझा जाता है कि आपको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ये सीटी वैल्यू क्या होती है। आपने कई बार सुना होगा सीटी वैल्यू, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हमने पहले तीनों चीज़ों को देखा कि हमारे क्या होता है, आरएडीटी क्या होती है, आरटीपीसीआर क्या होता है, फेलुदा क्या होता है और सीरो टेस्ट क्या होता है। इसको हमने सही से समझा कि हमारा जो कोविड कोरोना वायरस है, आप देख सकते हैं इसमें इस टाइप के ये जो स्पाइक्स मिलेंगे आपको, ये प्रोटीन के होते हैं। स्पाइक्स इसमें प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का यूज करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि डिटर्जेंट से इसके स्पाइक ब्रेक हो जाते हैं और ये शरीर में प्रवेश होने से हम इसको शरीर में प्रवेश करने से रोक पाते हैं। तो अब देखते हैं कि ये हमारा पहले कैसे टेस्ट करते हैं कि ये आरटीपीसीआर सीटी वैल्यू क्या होती है। सीटी वैल्यू होती है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी साइकिल क्या है, इससे ये पता करते हैं कि कितने चक्र के बाद वायरस की पहचान की गई है। कि जैसे एक बार में नहीं हुई, दूसरा साइकिल पूरा किया गया, सेकंड में नहीं हुई, तीसरा साइकिल पूरा गया, इसके बाद चौथा साइकिल पूरा किया गया। तो ऐसे समझते हैं कि कितने साइकिल में वायरस की पहचान हुई है। जो आपका नोजल स्वैब लिया जाता है, उससे आरएनए निकाला जाता है, आरएनए से cDNA निकाला जाता है, यानी कंप्लीमेंट्री डीएनए निकाला जाता है। इसके बाद इसको प्रोटीन के साथ मिलाया जाता है। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सीटी वैल्यू आपकी जितनी कम होगी, फॉर एग्जांपल 5, पेशेंट आपका उतना ही गंभीर होगा। और जिसकी सीटी वैल्यू 24 से अधिक है, वो वायरस संक्रमण नहीं फैला सकता है। और जिसकी सीटी वैल्यू 40 के आसपास है, वो तो बिल्कुल ही नहीं वायरस फैला सकता है, उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं कि हम कैसे करते हैं सीटी वैल्यू। कि आपने मुझे एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। आप कभी जूस पीने जब जाते हैं किसी ठेले वाले के पास, दुकान वाले के पास, तो जब जूसर से वो निकालता है ना, वो हाथ वाला जूसर जो होता है, जब वो कोई भी फ्रूट डालता है, आप जिस भी चीज़ का जूस पीते हैं, अब उसने घुमाया, कितनी बार में वो जूस निकलता है, उससे आप समझ सकते हैं। मानिए उसने 5 बार घुमाया, और सीटी वैल्यू क्या है, 5 बार में वो वायरस डिटेक्ट हुआ, वही हमारी सीटी वैल्यू है। अगर 40 बार में, मान लीजिए उसने आपका अमरूद डाल दिया, अमरूद में जूस ही नहीं होता है। मान लीजिए कि आपने कभी सुना है कि आलू का जूस होता है, कि नहीं हुआ, आप आलू डाल के जूस निकालना चाहें उसका, तो कैसे निकलेगा? तो बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। तो आप समझिए कि आपका जो चक्र है, वो 40 बार में भी आपका जूस नहीं निकला, तो इसका मतलब उसको तो वायरस ऐसा स्ट्रांग है ही नहीं। और जिसका जैसे आपने मतलब आपका संतरे का जूस पीना है आपको, वो 2 ही 3 बार में निकल आता है, 4 बार में निकल आए, 5 बार में निकल आए। समझिए कि वो पेशेंट बहुत गंभीर है। तो आप सीटी वैल्यू को इस तरह समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सीटी वैल्यू जितनी कम होगी, पेशेंट उतना गंभीर होगा, और सीटी वैल्यू जितनी कम होगी, पेशेंट उतना, यहाँ पे देखिए रेड कलर बहुत कम होता जाता है। तो सीटी वैल्यू कम है, ज़्यादा है, पेशेंट गंभीर नहीं होगा। सीटी वैल्यू जितनी कम होगी, पेशेंट उतना क्रिटिकल होगा आपका। अब इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं? बचाव करने के कुछ तरीके हैं जिससे हम बचाव कर सकते हैं। एक तो होता है आपका कि वैक्सीन, और दूसरा होता है आपका डाइट। कैसे कर सकते हैं हम बचाव के लिए? कैसा भी हो, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी? इम्यूनिटी 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। एक तो होता है नेचुरल, और एक होता है एक्वायर्ड, यानी अर्जित की हुई इम्यूनिटी। बच्चों पे हम वैक्सीन, जब बच्चा पैदा होता है तो उस पे टीके लगना शुरू हो जाते हैं, और 15-16 साल तक टीके लगते रहते हैं। बहुत सारे हमने अपनी टीबी का भी टीका बनाया। बहुत सारी ऐसी हमारी बीमारियां हैं जिनके टीके डेवलप किए गए हैं। ऐसे ही जिसके पास प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी नहीं है, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है, उसके लिए हम वैक्सीन का यूज करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, उसके अंदर वैक्सीन डालते हैं। वैक्सीन से क्या होता है, उसकी टी सेल डेवलप होती है, WBC स्ट्रांग होती है, और टी सेल का काम है कि रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, रोगों से लड़ने का काम करता है। तो एक तो है हम कि प्राकृतिक तरीके से, दूसरा है हम एक्वायर्ड, यानी वैक्सीन ले सकते हैं, टी सेल कर सकते हैं। टी सेल संक्रमण से बचाने का काम करती है।
एक और है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी में दो प्रकार की सेल होती हैं, एक होता है टी सेल, एक होता है बी सेल। तो हमें किस टी सेल की संख्या बेसिकली 2000 से 4000 एक माइक्रोलीटर ब्लड में होती है। अब जब देखते हैं कि बहुत सारी रिसर्च में ये भी पता चला है कि जब कोई भी पेशेंट कोविड-19 का पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी टी सेल की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आती है और उसके 400 के आसपास हो जाती है। जिस व्यक्ति की टी सेल में 400 या 500 से नीचे टी सेल पहुंच जाती हैं वो पेशेंट बचता नहीं है, बहुत गंभीर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम अपने टी सेल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये तो आपके प्रोटीन के माध्यम से या फिर वैक्सीन के माध्यम से। वैक्सीन का यूज कैसे करेंगे हम? वैक्सीन आपको पता है कि अभी कोविड-19 की वर्ल्ड वाइड 29 वैक्सीन डेवलप की गई हैं। 29 वैक्सीन में से जिसमें से 3 भारत की हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको भारत की कौन कौन सी वैक्सीन है। इनमें से आप देख सकते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो दो प्रकार से स्ट्रॉन्ग की जाती है। एक प्रोटीन के माध्यम से, हम प्रोटीन ले सकते हैं, और हमें विटामिन सी भी लेना चाहिए। विटामिन सी को हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो टॉयलेट से भी निकल जाती है, आपके दारू पीने से, ड्रिंक करने से, कोई नशा करने से आपकी विटामिन सी लॉस होती है। हम नींबू ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है कि एक नींबू के बराबर यानी एक आंवले के बराबर 8 नींबू, यानी 8 नींबू कह सकते हैं कि 8 नींबू एक आंवले के बराबर है। यानी हम आंवला डेली एक आंवले को खा सकते हैं जिससे हम विटामिन सी का भरपूर यूज करें। जिनको डायबिटीज होती है, क्यों कहते हैं डायबिटीज, कोई भी बहुत सारी जिनको बीमारियां होती हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि उन पे जिंक की भी कमी हो जाती है। और हम जिंक भी ले सकते हैं। अंडा खा सकते हैं, हम उबले हुए अंडे का यूज कर सकते हैं। हम गर्म दूध पी सकते हैं, बार बार दिन में 3-4 बार गर्म दूध पीजिए, हल्दी डालकर पीजिए, जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़े। जिंक को भी लेना है क्योंकि शुगर पेशेंट जो होता है उसमें उसकी बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है। और इसलिए हम विटामिन सी के साथ साथ हम जिंक को भी ध्यान रखना है कि हमें जिंक भी लेना है। इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बचाव कर सकते हैं, घर पे रह सके बचाव कर सकते हैं। कैसे समझेंगे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है? तो हम अभी बात करेंगे ऑक्सीमीटर की बात करेंगे, ऑक्सीमीटर की बात करेंगे। इसके बाद हम अगर बात करें कि हमने वैक्सीन कौन कौन सी डेवलप की हैं, एक होता है वैक्सीन, भारत ने तीन टाइप्स की वैक्सीन, एक है कोवैक्सीन और एक है जैकोविड, एक होता है AZ-122। ये तीनों वैक्सीन, एक तो करी भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर, इसमें भारत सरकार का भी रोल है, एक करी जाइडिस कोडिला ने, और एक हमारी वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की। तो भारत में 3 प्रकार की वैक्सीन का यूज हो रहा है। और अभी बात हो रही है कि हम स्पुतनिक जो रूस की है, स्पुतनिक 5 की बात करें, स्पुतनिक वी भी कहते हैं इसको बहुत सारे लोग, क्योंकि रूस ने इसको डेवलप किया है, ये रूस की वैक्सीन है। तो ये भी बहुत कारगर साबित होती है क्योंकि ऐसी वैक्सीन का हमें प्रयोग करना है जो वैक्सीन हमारे बॉडी में टी सेल की संख्या को तेज़ी से बढ़ाए। हमारी टी सेल हम कैसे बचाव कर सकते हैं? जब हमारी बॉडी में टी सेल यानी WBC स्ट्रांग होगा तभी हमारी बॉडी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हमारी बॉडी कोविड-19 से लड़ने पे सहायक होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। बात करते हैं कि हमारा ऑक्सीमीटर क्या होता है। ये देखिए ऑक्सीमीटर, घर पे रह के हम अपनी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल नाप सकते हैं। और जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है वो 3 चीज़ों को मापने में सहायता करता है। एक होता है SpO2 ऑक्सीजन, दूसरा होता है PrBPM, हम अभी आगे एक एक करके बात करेंगे, तीसरा होता है PI परसेंटेज। इन तीनों चीज़ों से पता चलता है कि इनके ग्राफ से पता चलता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 98, हमारी बॉडी में 95.4% टू 90 यानी 100%, 98% के आसपास हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। 94% से नीचे हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, और 90 से अगर नीचे हो गया तो गंभीर रूप से हमें डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। होता क्या है SpO2, इसका मतलब क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, इसकी बात करें हम। अगर हम बात करें कि इसका नॉर्मल रेंज कैसे क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 95 से लेकर 100 के बीच होनी चाहिए। जब भी 95 से 90 की रीडिंग नॉर्मल के नीचे आती है यानी तो इससे हम कह सकते हैं कि SpO2
में कमी आई है। और एक और बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम दो वर्ड्स का यूज करते हैं। जब हमारा ब्लड ऑक्सीजन कम होता है तो उसको हम हाइपोक्सीमा कहते हैं। जब मैंने कहा कि 90 से नीचे हमारा ऑक्सीजन लेवल आ जाएगा तो हम उसे हाइपोक्सीमा कहेंगे। और एक होता है हमारा कि टिश्यू ऑक्सीजन टिश्यू, उसे कहते हैं हाइपोक्सिया कहते हैं। तो SpO2 का मतलब आपको समझ आया होगा, सेचुरेशन लेवल होता है। हमारी बॉडी में बताता है कि हम ये जो सांस लेने के जरिए खून में जो पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं या नहीं, इससे पता चलता है कि हम कितना ऑक्सीजन लेवल है हमारी बॉडी में। दूसरा है RPBRM। क्या मतलब होता है इसका कि PR BPM मीन्स इन ऑक्सीमीटर। ये 1 मिनट में जो हमारी हार्ट रेट है उसकी संख्या को बताता है। हार्ट बीट 60 से 100 के बीच में हो सकती है आमतौर पर। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हार्ट बीट 65 से 80 के लगभग होती है। जो काम फिजिकली वर्क करते हैं, जो प्लेयर होते हैं, जो रेसलर होते हैं, उनकी बॉडी की हार्ट बीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, थोड़ा फिजिकल वर्क करते हैं। तो फिजिकल वर्क करते समय तुरंत आपको इसका मेजरमेंट नहीं करना है। आपको 5 मिनट रुकना है, इसके बाद आपको अपने इसको नापना है, मापना है कि हमारा रेट कितना है, PR BPM क्या है। तीसरा आता है कि ऑक्सीमीटर PI, इसे कहते हैं परफ्यूजन इंडेक्स होता है। ये बॉडी में हमारे 0.2 से 0.02 से 20% तक जाती है। इससे कम और इससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई बात करें तो इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, हमें 1.2 से 11 तक हमारी बॉडी में होना चाहिए। अगर हमारा पल्स रेट 20% का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, 20% है अगर आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब कि ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत तेज़ है। इतना भी नहीं रहना चाहिए बॉडी में। अगर आप बॉडी में 1.2 से कम है तो ये लगता है बहुत वीक है। अगर आपकी बॉडी में 1.2 से 1.2 से 11% के बीच है तो लगता है कि आपकी बॉडी का परफ्यूजन इंडेक्स बहुत नॉर्मल है, आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। यही हमारा इंडिकेट कराता है कि हार्ट पल्स स्ट्रेंथ, जो हमारी हार्ट की पल्स होती है उसको इंडिकेट करता है। ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए लाइन होती है नॉर्मल हार्ट फंक्शन। जब ये बॉडी में ये इस तरह की कोई लाइन होगी तो हम ये कहेंगे कि ये नॉर्मल हार्ट फंक्शन है। जब ये इस शेप में रहेगी तो ये इरेगुलर है। इन दोनों शेप को देखिए आप, ये रेगुलर नहीं कह सकते हैं। और जब इस तरह का कोई जिगजैग शेप रहेगा तो ये वीक सिग्नल को दर्शाता है। कि अगर मैं बात करूं एक फॉर एग्जांपल से कि किसी जो भी व्यक्ति कोई भी ऑपरेशन कराता है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने के बाद उसका PI इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर उसका PI इंडेक्स धीमा हो गया तो इससे पता चलता है कि उसका जो असर है होने लगा है। अगर PI बढ़ता है तो ये एनेस्थीसिया फेल होना दिखाता है कि एनेस्थीसिया फेल हो गया है, एनेस्थीसिया उसकी बॉडी पे काम नहीं कर रहा है। तो आपको ये भी समझ आया होगा। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। एक बार मैं आपकी इम्यूनिटी को एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, ताकि आप आपको घर बैठे सुरक्षित महसूस कर सकें कि आप क्या क्या ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी 2 टाइप्स की हो सकती है, एक होता है नेचुरल, एक होता है एक्वायर्ड। नेचुरल जो हम खाते हैं, अपनी डाइट में हमारी शामिल होती है, या फिर हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता अपने आप होती है। नेचुरल तरीके से हम और कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। आंवला शामिल कर सकते हैं, आंवला शामिल कर सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं। इसके बाद आप अपनी डाइट में प्रोटीन से ले सकते हैं। दाल खाइए, कहते हैं दाल खाइए, बहुत ज़्यादा दालें खाइए, दूध लीजिए। विटामिन C के साथ साथ आपको जिंक का भी ध्यान रखना है, जिंक भी लेना है। तो आप जैसे अंडा खा सकते हैं, अंडा, आप जो नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क ले सकते हैं हल्दी डालकर, दिन में 2-3 बार 1-1 कप करके मिल्क ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और जैसे एक्वायर्ड यानी अर्जित की हुई, ये हम अपने भारत में तो अब 1 तारीख से 18 वर्ष से लोगों को भी वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप वैक्सीन भी लगवाएं। ये संक्रमण से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है कि कोविड-19 के दौरान आप देख रहे हैं कि डेली 3 से 3.5 लाख लोगों को कोविड हो रहा है और उनमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है।
तो आप अपने को घर पे आइसोलेट रखते हुए आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। और ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए ही नहीं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, हम ऑक्सीजन का उत्पादन कितना कर रहे हैं, क्यों हो रही है ऑक्सीजन की कमी। तो वर्तमान में ऑक्सीजन की ज़रूरत को देखते हुए हमें उत्पादन इसका कैसे बढ़ाना चाहिए, कौन सा राज्य और किस राज्य में ऑक्सीजन ज़्यादा उत्पादन होता है, कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन बनाया कैसे जाता है, इन सब की मैं बात अपने अगले वीडियो में करूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।